हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत बढ़ती लागतों के अंतर्गत। हैबरलर ने अपने अवसर लागत सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक साधन के कई अवसर पाए जाते हैं। जब साधन को एक प्रयोग से हटा करके दूसरे प्रयोग में लगाया जाता है तो पहला प्रयोग उसकी अवसर लागत होती है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर रेखा चित्र में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि AB है, जो कि कॉन्केव टू द ओरिजिन है। कॉन्केव टू द ओरिजिन का मतलब यह हुआ कि यहां पर यह बढ़ती लागतों को दिखाता है। सपोज दैट हम A1 बिंदु पर है, A1 से हम B1 बिंदु की तरफ जाते हैं, अर्थात हम X वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और Y वस्तु का उत्पादन कम करना चाहते हैं। तो A1 बिंदु पर और B1 बिंदु पर अर्थात डेल्टा X1 वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने डेल्टा Y1 वस्तुओं का त्याग किया। इसी प्रकार B1 से C1 पर जाने के लिए हमने डेल्टा X2 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, जो कि पहले की अपेक्षाकृत कम है, हमने डेल्टा Y2 वस्तुओं का त्याग किया, जो कि पहले की अपेक्षाकृत अधिक है। अर्थात हमें X वस्तुएं कम भी प्राप्त हो रही हैं और उसके बदले में हमारा त्याग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इसको बढ़ती लागतों के अंतर्गत हम कहेंगे। और जो हमारा पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो वास्तव में कॉन्केव टू द ओरिजिन यानी मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि Y की मात्रा जिसको हम त्याग कर रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बदले में जो हमें प्राप्त हो रहा है डेल्टा X1 वो लगातार कम होता चला जा रहा है। अतः हमें कह सकते हैं कि बढ़ती लागतों के अंतर्गत जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो वास्तव में कॉन्केव टू द ओरिजिन हो। यहां पर हमने दो देशों को लिया है। ए देश कंट्री ए, जिसकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB है। इसमें आप देखिए कि X का उत्पादन यह देश अधिक कर सकता है जबकि Y का उत्पादन अधिक नहीं कर सकता है। यानी X की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और Y की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। B कंट्री को देख सकते हैं, कंट्री B है। कंट्री B में हम X और Y PP प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व CD है। यहां पर X की अवसर लागत अधिक जबकि Y की कम, अर्थात Y का उत्पादन अच्छे तरीके से कर सकता है। व्यापार न होने की दशा में A देश E1 बिंदु पर ही उत्पादन और उपभोग करता, अर्थात OX1 वस्तुओं को उत्पादन करता है और OY1 वस्तुओं को उत्पादन करता है। जितना उत्पादन करता है उसका ही उपभोग कर लेता है, जिससे वो IC1 तटस्थ वक्र पे रहता है। अर्थात E1 प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों पॉइंट है, जिससे वो IC1 पर रहता है। अर्थात OX1 वस्तुओं को उत्पादन और OY1 वस्तुओं को उत्पादन कर रहा और उसी को कंज्यूम कर रहा। इसी प्रकार B कंट्री भी व्यापार के अभाव में E2 कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पॉइंट है, जितना उत्पादन करता उतना उपभोग करता, जिससे वो IC2 पे रहता है। X की OX2 मात्रा और Y की OY2 मात्रा का उत्पादन और उपभोग कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अनुसार A कंट्री, क्योंकि यहां पे X की उत्पादन की अवसर लागत कम है और B कंट्री में उत्पादन की अवसर लागत Y की कम है, अतः A देश को B वस्तु उत्पादन में X वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और B कंट्री को Y वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अतः स्पेशलाइजेशन के बाद की स्थिति अब निम्न है। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक उत्पादन और उपभोग बिंदु E1 था, लेकिन X में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
कम होने के कारण ए देश E6 बिंदु पर उत्पादन करना प्रारंभ करता है, अर्थात वाई के उत्पादन में कमी करता है और एक्स के उत्पादन में वृद्धि करता है, क्योंकि इसकी अवसर लागत कम है। ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा। ये आपकी घरेलू मूल्य रेखा है। घरेलू मूल्य रेखा से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा का मान अधिक है। अतः ये E2 उपभोग बिंदु है। आपके पास E2, T1, E6, इसे हम व्यापार त्रिभुज कहेंगे। X वस्तु में T1, E6 X वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेगा, बदले में T1, ET वस्तुओं का इंपोर्ट करेगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन बिंदु तो E6 होगा, लेकिन उपभोग बिंदु ET हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए देश का उपभोग का स्तर या कल्याण का स्तर IC1 से इंप्रूव होकर के IC2 में चला जाता है। अतः एक्स का उपभोग भी उसका पहले से बढ़ जाता है और वाई का उपभोग का भी पहले से बढ़ जाता, तभी ऐसा होता है। बी कंट्री में हम देखते हैं कि यहां पर वाई की अवसर लागत कम थी, एक्स की अधिक अवसर लागत थी। अतः बी देश ने डिसाइड किया है कि हम वाई वस्तु उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाएंगे। अतः E4 उसका उत्पादन बिंदु है। E4 T2 वाई वस्तुओं को वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करता है, बदले में T2 E5 जो कि अधिक वस्तुएं हैं X का आयात करता है। अतः इसका कल्याण का स्तर IC3 से इंप्रूव होकर के IC4 में चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बी देश को भी इंटरनेशनल ट्रेड से लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः बढ़ती लागतों के अंतर्गत भी यदि अवसर लागत सिद्धांत को अपनाया जाए तो दोनों देशों के कल्याण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। अतः हैबरलर ने यह प्रूफ किया कि दोनों देशों को व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद।